नमस्कार, देवभूमि दिन भर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गोवा और महाराष्ट्र के दौरे पर है, जहां मुंबई में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से सीएम ने मुलाकात की है और गोवा के लिए रवाना हो गए हैं। सीएम कल गोवा में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में भी शिरकत करेंगे, तो वहीं सीएम के लौटने के बाद मंत्रिमंडल में मंत्रियों के विभागों की तस्वीर भी साफ हो सकती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर है। राष्ट्रपति ने आज पत्नी सविता कोविंद के संग हरिद्वार में दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कार्यक्रम रजत जयंती समारोह में शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ बाबा रामदेव भी मौजूद रहे, तो वहीं प्रशासन ने भी सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए। हरिद्वार के दिव्य प्रेम सेवा मिशन में पिछले 1 साल से रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है। 26 मार्च को शुरू हुआ समारोह 28 मार्च तक चलने वाला है, जिसके तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि कुष्ठ रोगियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 25 साल पहले दिव्य प्रेम सेवा मिशन की स्थापना हुई थी और आज भी दिव्य प्रेम सेवा मिशन न केवल कुष्ठ रोगियों की देखभाल कर रहा है, बल्कि उन्हें नया जीवन देने का भी काम कर रहा है। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पत्नी सविता कोविंद संग इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आए, जहां 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की पूजा हो रही है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बी.एल. संतोष 4 अप्रैल को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे और विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद एक बैठक की जाएगी, जिसमें पार्टी अपनी प्रचंड हार की समीक्षा करेगी। वहीं कुछ नेताओं को जल्द समीक्षा कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए गए हैं। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि बीजेपी को प्रदेश की जनता ने अपार जन समर्थन दिया है, जिसका हम स्वागत करते हैं। तो वहीं 23 सीटों पर हुई पराजय के कारणों की समीक्षा की जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने अभी से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत दी है, जिसके लिए हम उत्तराखंड की महान जनता का धन्यवाद करते हैं। लेकिन आशानुरूप 23 सीटों पर जिन पर हमारी हार हुई है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के द्वारा एक समिति का गठन किया गया है, जो उन कारणों का पता लगाएगी किस कारण से हम इस सीट पे हार हुई है। इसके लिए वो रिपोर्ट तैयार करके प्रदेश नेतृत्व को देंगे और साथ ही आने वाले 2024 में आम चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाए। इन कारण उसके रहे हैं, उनको दूर करने के लिए 2024 की तैयारी के लिए ये सब हमारी प्रदेश द्वारा किया जा रहा है। वहीं ऋषिकेश के आईडीपीएल कॉलेज से हाई स्कूल और इंटर के छात्रों का भविष्य दांव पर लगाने का एक मामला सामने आया, जहां छात्रों ने प्रिंसिपल पर एडमिट कार्ड नहीं देने का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि सरकार की ओर से जारी योजना के तहत उन्होंने टैबलेट और मोबाइल खरीदे हैं, जिनका भी प्रिंसिपल ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद छात्रों ने मिलकर एक प्रार्थना पत्र प्रिंसिपल के खिलाफ चौकी पुलिस को थमा दिया है। वहीं प्रधानाचार्य का कहना है कि छात्रों ने टैबलेट खरीदने के लिए मिली रकम को खर्च कर दिया है और अब टैबलेट नहीं खरीदने के लिए अलग अलग बहाने बनाकर गुमराह कर रहे हैं और किसी भी छात्र छात्राओं का प्रवेश पत्र नहीं रोका गया है। बता दें कि 28 मार्च से इंटर के छात्रों की परीक्षा शुरू है और ऐसे में यदि उन्हें समय से एडमिट कार्ड नहीं मिलते तो उनका भविष्य दांव पर लग सकता है। कहते स्कूल में एडमिट कार्ड लेने के लिए गई थी, जो 3 दिन से हम चक्कर डेली काट रहे हैं स्कूल के कि हमें एडमिट कार्ड दे दो, क्योंकि 28 मार्च से हम लोगों के पेपर हैं। इसलिए सर और प्रिंसिपल सर बोल रहे कि जो सरकार की तरफ से तुम्हारे बैंक में पैसे आए हैं उससे तुम्हें टैबलेट लेने हैं। लेकिन मैंने फ़ोन खरीद लिया और मैंने उस फ़ोन की रसीद भी सर को दिखाई कि मैंने फ़ोन ले लिया, इसलिए पढ़ाई टैबलेट से भी होनी है, फ़ोन से भी होनी है, इसीलिए तो सर ने नहीं दिया कि। और मेरे साथ जितने भी बच्चे थे, हमारी क्लास में कम से कम 70-80 बच्चे हैं जिनको मना कर दिया कि हम तुम्हें प्रवेश पत्र नहीं देंगे। हम यहाँ पे आए थे, क्या कहते हैं, जैसे आईडीपीएल इंटर कॉलेज में मेरी बहन पढ़ती है, तो हम इनका एडमिट कार्ड लेने आए थे। तो सर ने कहा कि जी पहले तुम्हें 12,000 रुपये मिले हैं, उसका बिल ला के दिखाओ टैबलेट का, और टैबलेट दिखाओ अपना ला के,
क्योंकि टैबलेट के लिए मिले थे वो पैसे। तो हमने कहा कि सर हमने टैबलेट तो नहीं ले पाए, लेकिन उन पैसों का फ़ोन लिया है, हम आपको फ़ोन के पैसे, फ़ोन का बिल दिखा रहे हैं। जीएसटी बिल मांगा था उन्होंने कि जीएसटी नंबर चाहिए उसका, तो जीएसटी बिल का हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे पास टैबलेट नहीं है। उन पैसों का हमने टैबलेट नहीं लिया पाए, और सर ने कहा कि नहीं, जिनके पास टैबलेट का बिल होगा उन्हें ही सिर्फ एडमिट कार्ड मिलेगा। तो मैंने यही तैयारी रखी थी। मैं गया था प्रिंसिपल ऑफिस में, बल्कि मैंने जब ऑफिस में एंट्री ली तो मैंने उनकी परमिशन ली। मैं राजीव लोचन सिंह, राजकीय इंटर कॉलेज IDPL से। सरकार द्वारा एक योजना आई टैबलेट के लिए, कक्षा 10 वाले के लिए और कक्षा 12 के लिए। बच्चे के खाते में पैसा आया। कुछ बच्चे ऐसे थे जो टैबलेट खरीद करके आए, कुछ इसमें से ऐसे बच्चे थे जो उस पैसे का दुरुपयोग करते हुए कोई यह बहाना बना रहा है कि मुझे पिताजी की तबीयत ख़राब थी उसमें लगा दिया, कोई यह कह रहा है कि वो पैसा जैसे मेरे यहाँ घर में भूखमरी छा रही थी मैंने उसमें खर्च कर दिया, तो हम टैबलेट नहीं ले सकते हैं। तो उनसे ये कहा गया कि यदि आप नहीं ले सकते हैं टैबलेट तो आप लिख करके दे दें कि मैं टैबलेट नहीं लूँगा, इसकी सूचना मैं सरकार को दे दूँगा। सरकार यदि चाहेगी तो आपका टैबलेट फिर से पुनः देगी या फिर वो पैसा आपसे रिकवर लेगी। मैं क्या कहते हैं स्कूल में वहीं मसूरी में शुक्रवार को गैस सिलेंडर फटने से 19 साल के अरविंद कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अब उनकी मदद के लिए कुछ युवक सामने आए हैं जिन्होंने मसूरी माल रोड और आसपास के लोगों से आर्थिक सहायता जुटाई है, तो वहीं कुछ पर्यटक भी आर्थिक मदद के लिए सामने आए हैं। छात्र संघ अध्यक्ष प्रिंस ने बताया कि घायल युवक अपना एक पैर गंवा चुका है और वो एक होटल में काम करने के साथ ही शाम को गुब्बारे बेचने का काम करता था। वहीं प्रिंस पवार ने सभी लोगों से पीड़ित अरविंद की ज्यादा से ज्यादा मदद करने की अपील की है, जिससे युवक को आर्थिक रूप से इलाज में मदद मिल सके। जो कल बहुत दुखद घटना हुई थी, हमारा एक 19 वर्षीय युवक जो कि पूरी तरह घायल हुआ, उसने अपना राइट पैर जो है गंवा दिया है और बहुत ही दुखद घटना है। वो प्रत्येक दिन वो काम करता था, परंतु कल एक होनी ऐसी हुई कि उसका जो पैर था 100 मीटर दूर जाके गिरा, जो कि गैस सिलेंडर में विस्फोट होने के कारण गिरा था। हम जो समस्त हमारे युवा साथी हैं, मैं स्वयं छात्र संघ कॉलेज से हूँ, हमारी एक पहल शुरू हुई है कि एक हाथ मदद का। देखिए, माननीय विधायक जी ने भी उनकी मेडिकल मदद की है, हमें बहुत खुशी है, हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। और हम चाहते हैं, देखिए उसका जो जीवन व्यापन है, बहुत गरीब फैमिली से वो बिलोंग करता है। हमारा 19 वर्षीय का युवक है जो कि यूपी में रहने वाला था, यहाँ रोजी रोटी के लिए आया था, दिन में होटलों में काम करता था और रात को वो गुब्बारे बेचता था। उसी दौरान ये बहुत ही दुखद घटना हुई है। हम चाहते हैं जो हमारा समस्त मसूरी क्षेत्रवासी है, मसूरी के समस्त गणमान्य व्यक्ति हैं, समाज सेवी है, कार्यकर्ता हैं और जो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष है, वार्ड मेंबर हैं, जिससे भी जिस प्रकार की मदद हो सके। हम ये नहीं कह रहे कि हम 20 दें, 50 दें, 1 रुपये की मदद भी मदद होती है। जो वहीं रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा अपनी जीत के बाद पहली बार हरिचंद गुरुचंद मंदिर पहुंचे और माथा टेका बाबा का, और इस दौरान मथुआ मिशन के अनुयायियों के विधायक का भव्य स्वागत किया गया। वहीं दर्शन के बाद शिव अरोड़ा ने कहा कि मैंने चुनाव जीतने से पहले मन्नत मांगी थी, अब मेरी मन्नत पूरी होने के बाद मैं यहाँ मत्था टेकने आया हूँ। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पिछले कार्यकाल में अच्छे काम किए गए हैं और आगे भी करेंगे। इस बार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार आई और उत्तराखंड का विकास करने के लिए आई है। और नरेंद्र मोदी जी का भी, पुष्कर सिंह धामी जी का भी एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसके बाद चल रही है। अभी तो आरंभिक चरण है और मुझे लगता है कि सबके विकास के लिए अब ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होता है, मुझे नहीं लगा इसके बारे में कुछ बोलने की आवश्यकता है। इस बार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार आई और उत्तराखंड का विकास करने के लिए आई है। और नरेंद्र मोदी जी का भी, पुष्कर सिंह धामी जी का भी एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसके बाद चल रही है। अभी तो आरंभिक चरण है और मुझे लगता है कि सबके विकास के लिए अब ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होता है, मुझे नहीं लगा इसके बारे में कुछ बोलने की आवश्यकता है। वहीं काशीपुर के निजी अस्पताल में एक हफ्ता पहले हुई महिला की मौत का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता नजर आ रहा है। मामले में सीएमओ के निर्देश पर
गठित टीम ने पीड़ित पक्ष के बयान भी लेना शुरू कर दिया है। बता दें कि जुनैद आलम ने प्रसव पीड़ा होने पर अपनी 23 साल की पत्नी साबिया नाज को डिलीवरी के लिए सिद्धिविनायक अस्पताल में भर्ती कराया था और गलत तरीके से ऑपरेशन करे जाने पर विवाहिता की मौत हो गई। मामले में शिकायतकर्ता का कहना है कि मौत से पहले भी डॉक्टर ने मृतका को बचाने की कोशिश नहीं की और बार बार शिकायत करने पर अब जांच शुरू हुई है। ये 19 तारीख की घटना है। मैम मेरी वाइफ के हल्का सा धप्पे से आए और मैंने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करा, जो मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड भी है उनकी जूनियर को। तो उन्होंने कहा आप अपनी वाइफ को तुरंत ले आइए। मैं वहाँ ले गया। मैम ने मेरे को आश्वासन दिया कि मैं नॉर्मल डिलीवरी करूँगी। इस पर यार हमारी बीवी का मतलब वो सहयोग नहीं कर पा रही थी, मतलब नॉर्मल में। तो उन्होंने कहा आपकी वाइफ नॉर्मल की सहयोग नहीं कर पा रही, इसलिए मुझे इन्हें ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैडम ने कहा मैडम कर लीजिए। मैडम ने मुझसे 3 लाइन का लेटर पैड पर अपने 3 लाइन पे लिखवा के और उस पर स्टैंप लगवाया और नीचे की अपनी तरफ से लाइन बढ़वा दी। मेरी बीवी के 4:30 बजे बेबी हुआ। इसी दरमियान वाइफ की एक्सपायर हुई सर 9:45 बजे के समथिंग। अपनी रिपोर्ट में लिख रही हैं 11:30 बजे रात को एक्सपायरी डेट। ब्लडिंग बहुत होती रही उनके, जैसे भी ब्लडिंग। मैं कहता रहा मैम पल्स बढ़ रही है, मैम पल्स बढ़ रही है, प्लीज़ कुछ करिए। तो मैम कह रही हैं आप घबराइए मत। ये 19 मिस्टर जुनैद आलम हैं, जिनकी पत्नी की सिद्धिविनायक अस्पताल में मृत्यु हुई है इलाज के दौरान। ठीक है सर। उसमें शिकायत है कि गलत इलाज की वजह से, लापरवाही की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी शिकायत सीएमओ साहब के यहाँ गई होगी, तो उन्होंने एक पैनल का गठन किया है जिसमें हमारे जॉइंट डायरेक्टर लेवल के लोग हैं, डॉक्टर हरीश पंत, डॉक्टर मदन मोहन जो एनेस्थेटिस्ट हैं, डॉक्टर हरीश पंत सर्जन है, और एक हमारे गायनेकोलॉजिस्ट है लेडी डॉक्टर अनुपमा मिश्रा। उसमें मैं भी इसको हेड कर रहा हूँ कमेटी को। उसमें जांच करनी है हमें। जांच करने के बाद सारी जांच रिपोर्ट हमें सीएमओ साहब को भेजनी है। तो बात करें तो जांच कब तक पूरी हो जाएगी? जितनी जल्दी हो सके। हमने शुरू कर रखी है जांच। अभी एक पार्टी आई हुई है, दूसरी पार्टी को कल बुलाएंगे। वहीं मुनि की रेती के सच्चा धाम घाट पर बहे गुजरात के पर्यटक मनीष का शव एसडीआरएफ ने बेराज जलाशय से बरामद कर लिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जानकारी परिजनों को भी दे दी गई। एसडीआरएफ के सब इंस्पेक्टर कविंदर सजवाड़ ने बताया कि मनीष कुछ दिन पहले मुनि की रेती थाना अंतर्गत सच्चा धाम घाट पर नहाते समय बह गया था, जिसकी लगातार गंगा में तलाश की जा रही थी। वहीं सर्च ऑपरेशन के दौरान मनीष का शव बरामद कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अभी हमें एक सूचना प्राप्त हुई है एसआई कविंदर सजवाड़ सर से कि बैराज में एक झाल में एक शव जो है फंसा हुआ है और उनके नेतृत्व में टीम बैराज में पहुंची। झाल में कड़ी मशक्कत के बाद हमने शव को बरामद किया। कुछ टाइम पहले सच्चा धाम में मनीष नाम का एक व्यक्ति जो है डूबा। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं की सभी तैयारियां पौड़ी जनपद में पूरी कर ली गई हैं। शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी और जिला प्रशासन ने 28 मार्च से 19 अप्रैल तक आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए अपनी कमर कस ली है। बता दें कि जनपद में 165 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि 4 परीक्षा केंद्र ऐसे हैं जिन्हें अति और 6 परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है, जहां हर परीक्षा केंद्र में पुलिस बल को भी तैनात किया जाएगा, जो किसी तरह की गड़बड़ी नजर आने पर परीक्षा केंद्रों के कंट्रोल रूम में तत्काल भी इसकी सूचना देंगे। जो समय सारिणी है उसके अनुरूप 28 मार्च से परीक्षा प्रारंभ होगी 2 सत्रों में और 19 अप्रैल तक चलेगा कार्यक्रम। और बीच में कुछ दिवसों में अवकाश भी रखा गया है विभिन्न कारणों से। उसकी जानकारी आज साझा की गई है और परीक्षा के उपरांत किस तरीके से परीक्षा के बंडलों को संग्रहण केंद्र तक लाना है और उसके बाद संग्रहण केंद्र से उसको फिर मूल्यांकन के लिए भेजा जाना है, उसकी जिम्मेदारी भी आज तय किया गया है और उसके लिए विशेष रूप से अधिकारियों को नामित किया गया है। जहाँ जहाँ पर परीक्षा केंद्र चिन्हित किया गया है उन 165 केंद्रों पर हम लोगों ने जो है पुलिस व्यवस्था सुरक्षा के लिए तैनात किया है। उसमें होमगार्ड्स, पीआरडी और पुलिस कांस्टेबल्स में शामिल है। उसका भी जायज़ा लिया गया है और समस्त तैयारियां सुचारू ढंग से की जा रही हैं।
वहीं पौड़ी के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के संयुक्त चिकित्सालय सतपुली में बिजली नहीं होने के कारण अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी लैब एक शोपीस बनकर रह गया है। बिजली नहीं होने से मरीजों को बिना जांच के ही बेरंग लौटना पड़ रहा है। बता दें कि अस्पताल की तरफ से बिजली का बिल नहीं भरने पर विद्युत विभाग ने कनेक्शन काट दिया है। मामले में एसीएमओ डॉक्टर भारती का कहना है कि जल्द ही विद्युत विभाग से बात कर अस्पताल में फिर से बिजली को शुरू कर दिया जाएगा। मेरे संज्ञान में ये अभी ही बात आई है कि वहाँ पे जो है बिजली का कनेक्शन कट दिया गया है, तो बड़ी दुख की बात है ये। लेकिन अब मेरे संज्ञान में आया तो मैं ज़रूर इसमें जो है आगे क्या हो सकता है इसकी देखती हूँ। वहीं चमोली के नारायणबगड़ ब्लॉक में तैनात एक एलटी शिक्षक को शराब पीकर विद्यालय आना और छात्र छात्राओं समेत शिक्षकों के साथ अभद्रता करने का मामला सामने आया, जिसके बाद प्रधानाचार्य की शिकायत पर गढ़वाल मंडल के अपर निदेशक महावीर बिष्ट ने शिक्षक को निलंबित कर दिया है। साथ ही एलडी कार्यालय पौड़ी में अटैच कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये दूसरा मौका है जब शिक्षक पर नशे में धुत होकर स्कूल आने के आरोप लगे हैं। इससे पहले भी उनका तबादला इसी कारण हो चुका है। कुछ लोगों ने मुझे एक वीडियो भेजी थी एक शिक्षक की, और मुझे उस वीडियो से पता नहीं चल पा रहा था कि ये शिक्षक कहाँ का है। तो हमने जनपद चमोली का शिक्षक था, तो जनपद चमोली के एक प्रधानाचार्य के ग्रुप में मैंने शेयर किया था कि जिस भी प्रधानाचार्य के स्कूल का ये मैटर है वो मुझे रिस्पॉन्ड करे। तो प्रधानाचार्य GIC गढ़कोट ने मुझे फ़ोन से बताया, सर हमारे विद्यालय का ये प्रकरण है। तो फिर मैंने उनसे बात किया तो पता चला कि इसको हमने प्रशासनिक स्थानांतरण के आधार पर गढ़कोट में भेजा था, और पूर्ववर्ती विद्यालय इसका GIC जोशीमठ था, वहाँ पर भी इनकी शिकायतें थी। ये शराब पीते थे, स्कूल आते थे और नालियों में पड़े रहते थे। तो हमने प्रथम दृष्टया ये मानकर कि चलो जोशीमठ में अगर इनका यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो शायद इनके व्यवहार में परिवर्तन होगा। लेकिन ट्रांसफ़र करने के बाद भी गढ़कोट में जहाँ हमने इनको भेजा वहाँ भी ये शराब पी करके स्कूल आने लगे, और जो आने जाने वाले जो ग्रामीण हैं उनसे भी शराब में बहकी बातें करने लगे। वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र बोहरा की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की संबंधित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। साथ ही अधिकारी को जांच के निर्देश दिए। बता दें कि बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष शुभम चंद ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र बोहरा के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की धमकी को लेकर मुकदमा दर्ज किया था। वहीं अपनी गिरफ्तारी पर रोक और FIR निरस्त करने को लेकर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र बोहरा ने हाईकोर्ट की शरण ली है। और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ये हिदायत दी है कि वो अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में दी हुई गाइडलाइंस का पालन करें इस केस में, और इससे अभी जो उनके ऊपर अरेस्ट का खतरा बन रहा था वो फिलहाल अभी तो टल गया है। आपका क्या कहना था? हमारा ये कहना था कि ये जो केस किया गया है ये राजनीतिक रंजिश की वजह से किया गया है, और इस पे जो आरोप लगाए गए वो सब मनगढ़ंत और झूठे हैं। इस बात कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है।